हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एम के भारती आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल भारतीय अध्ययन केंद्र में। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो बहुत गैप के बाद मिल रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल समस्या जैसे कि अभी जैसे लाइन नहीं आ रही है, इस वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है और कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था। तो आज थोड़ी सी अच्छी सुविधा हुई, आज लाइन है इसलिए आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वीडियो। और हम लोग इससे पिछला जो वीडियो था हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एम के भारती आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल भारतीय अध्ययन केंद्र में। दोस्तों, आज हम लोग जो प्रश्नावली है 3.3 ये आज हम लोग करेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो आपको मिला था वो इसका थ्योरी प्रतिस्थापन विधि से कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को सरल करते हैं वो वाला वीडियो मिला था। और इस वीडियो में उसकी प्रश्नावली जो है प्रतिस्थापन विधि से हमें इसे हल करना है, प्रश्नावली 3.3 की। ये वीडियो हालांकि आपको बहुत गैप के बाद 4-5 दिन शायद गैप के बाद आपको मिल रहा है। इसकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वीडियो रिकॉर्डिंग में भी फ़ोन में भी समस्या आ रही थी और चूँकि मौसम अभी ख़राब चल रहा है तो लाइन भी ठीक से नहीं आ रहा था, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था और आपको मिल भी नहीं पा रहा था। तो कोई बात नहीं है, जैसे सुविधा मिली आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। आपको तेज़ी से मैं वीडियो जल्द से जल्द फिर से एक दिन में 2 वीडियो देकर मैं कवर कर दूंगा इसे। चलिए, तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 3.3। आइए देखते हैं कैसे इस प्रश्नावली 3.3 को हम लोग को सारे इसमें जितने सवाल हैं सबको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है ना। चूँकि मैंने जो थ्योरी दिया था इसके पहले वाले वीडियो में, उसमें प्रतिस्थापन विधि से ही हमें बनाना है। मैंने प्रतिस्थापन विधि से इस प्रश्नावली को बनाना है। तो क्या एग्जाम में जब आएगा सवाल तो क्या आपको वहाँ प्रतिस्थापन विधि से बनाना है? बिल्कुल नहीं। एग्जाम में यदि सवाल आता है तो यदि एग्जाम में लिखा रहता है कि आपको इसी विधि से बनाना है सवाल, तब जाकर आप उसको उसी विधि से बनाएंगे जो विधि मेंशन रहेगा आपके प्रश्न पत्र में। लेकिन यहाँ पे हम चूँकि किताब पढ़ रहे हैं ना, लगातार पढ़ रहे हैं, तो प्रश्नावली जो 3.3 है वो प्रतिस्थापन विधि को समझाने के बाद दिया गया है। तो इसलिए इस अध्याय के सारे सवाल को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही बनाएंगे और प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग पहला सवाल। ये प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल है। क्या दिया हुआ है? x + y = 14। आप लोगों के पास किताब है ना, किताब होनी चाहिए सामने में। और x - y = 4 दिया गया है। तो मैंने गिवन लिखा, सजावट, मैथमेटिक्स में सजावट होती है, आपको भी सवाल सजा के लिखना है। तो यहाँ पे मैंने गिवन लिखा, पहले समीकरण को 1, दूसरे को 2 माना। प्रतिस्थापन विधि का क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है या तो समीकरण 1 या समीकरण 2 से। थ्योरी में आपको मैंने बताया था या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी भी चर, या वो x हो या y हो, उसका मान निकाल के हम दूसरे समीकरण में रखते हैं। एक से यदि मान निकालेंगे तो दूसरे में रखेंगे, दूसरे से मान निकालेंगे तो पहले में रखेंगे। यही है प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे मैंने समीकरण 1 से y का मान निकाला। देखिए y जिसका मान निकाला है उसको अकेला कर देते हैं। तो इसके साथ y x था, x को वो साइड कर दिए, तो y के लिए y, x इधर आ गया, तो 14 - x, ये मेरा समीकरण 3 मान लिया मैंने। अब इस y के मान को, चूंकि देखिए ये समीकरण 1 से निकाला है तो कहाँ पे मान रखना है आपको पता होगा, 2 में रखना है मान। तो अब मैंने क्या किया, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप यहाँ समीकरण शब्द भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 2 का ये समीकरण है, तो y की जगह हम ये मान रख देंगे। तो x के लिए x, माइनस के लिए माइनस, y का मान हम लोग पुट कर दिए, है ना। यहाँ पे ब्रैकेट देना जरूरी है क्योंकि यहाँ y के पहले माइनस है इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट देना जरूरी है। यदि ब्रैकेट नहीं देते हैं थोड़ी देर के लिए तो ये माइनस सिर्फ इस पर प्रभाव डालता है, इस पर प्रभाव नहीं डाल पाता है, जो कि तब आपका सवाल ही गलत हो जाएगा। और देखिए तो नहीं देते, देखिए ये दोनों कट जाता है, तो जो कि गलत चीज़ है ना। यानी कि आपको यहाँ पे ब्रैकेट देना है, इसका ध्यान रखना है आपको। क्या चिन्ह था? माइनस, इसके ब्रैकेट का चिन्ह ऐसे। तो फिर ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस हो जाएगा, ये ब्रैकेट बार माइनस चिन्ह, अंदर वाला सारा चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस हो जाएगा, ये 2x हो गया, 14 मैंने उधर लेते गया, यहाँ पे हो गया माइनस बन गया प्लस, ये हो गया जुट के 18। अब यहाँ 2 से भाग दे दी तो 9। अब इस x का 9 का मान यहाँ पे रख देते हैं 3 में। तो 3 से क्या हो गया, y = 14 - 9, तो 5 हो गया। अब 10 मतलब
इस प्रकार x बराबर 9 और y बराबर 5 एक जगह लिख देने के बाद आंसर क्या होता है ना, खोजने में आसानी होती है उनको, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा आप लिख देते। तो ये आपका पहला सवाल ऐसे बना। क्या नाम, कौन सी विधि से बनाने रहे हैं हम लोग, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन, एक जगह से मान निकाल कर दूसरी जगह स्थापित कर देना, इसलिए इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा नंबर सवाल देखिए, यही दिया गया आपका गिवन में, s माइनस टी। आपको मैंने एक बार बताया था कि जहां आपको 5s लिखने की जरूरत पड़ जाए तो आप 5 ऐसे लिखिएगा कोना बना के और s गोल करके, ताकि कंफ्यूजन ना हो। 5 ऐसे और s ऐसे, है ना। तो यहाँ देखिए s और t आया हुआ है, तो यदि कहीं जरूरत पड़ेगी तो इस तरह का हम लोग लिखेंगे। चलिए, तो s माइनस टी ये हो गया और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो इसको मैंने 2 नाम मान के, हालांकि ये गिवन में आपका ये है, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सरल कर लिया। आप इसका एलसीएम लेंगे, 3 2 का 6 होगा, तो जो दोनों का एलसीएम हो आप दोनों उससे दोनों साइड गुना कर दीजिए। तो आप 6 से इसमें गुना कीजिएगा, तो 6 यहाँ गुना करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा 2, तो 2s हो जाएगा। 6 यहाँ गुना कीजिएगा, समीकरण के दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड हम यदि 6 से गुना कर दें, जो काम करना है समीकरण में दोनों साइड करना है ना। घर में 1 बच्चा 2 बच्चा हो तो जब कुछ मिठाई लाते हैं तो क्या करते हैं, एक बच्चे को ज़्यादा एक बच्चे को कम देंगे तो क्या होगा, मार हो जाएगा। मतलब जो देना है आपको बच्चे को समान देना है। एक को आपने 2 लड्डू दिया, दूसरे को 1 लड्डू नहीं देंगे, 2 लड्डू देना पड़ेगा ना, और नहीं तो फिर लड़ाई हो जाएगी बच्चों में। तो इसी प्रकार ये समीकरण काम करता है। जो काम करना है आपको दोनों साइड कीजिए। तो एक साइड से इधर 6 मैंने गुणा किया, इसमें भी 6 गुणा कर दे, 6 6 के 36 और 6 से यहाँ गुणा किया तो ये 2s बन गया, ये 3t बन गया। तो मैंने इस समीकरण को 2 ना मान के इसको मान किया, सिंपल कर दिया, थोड़ा सा देखने में आसानी हो। अब मैंने समीकरण 1 से क्या किया, s का मान निकाल लिया। s को अकेला मान का s का मान निकालना, यानी कि s को आप अकेला कीजिए, t को उधर कर दिए, t उधर चला गया तो t प्लस 3 प्लस t हो गया। अब इस s का मान इस समीकरण 2 में इस जगह रख देते हैं। s का मान समीकरण 2 में रखने पर s आपका यहाँ पे, तो 2 के लिए 2, s की जगह रखिए 3 प्लस t लिखा हुआ है ना, 3t और 36। थोड़ा इसको सरल कर देंगे, 3 दूना 6, 2t और ये, तो ये दोनों मिलकर हो गया 5t, 6 उधर चला गया, 30 माइनस 6 प्लस था, माइनस हो 36, ये हो गया 30। तो क्या करेंगे, 5 से इधर भाग देंगे 30 में, तो ये आ गया आपका 6। अब ये 6 किसका मान आया, t का मान आप 3 में रख दीजिए, कहीं पर भी रख सकते हैं, 1 2 3 किसी में रख सकते हैं, लेकिन 3 हमारा बनाया हुआ आसान टाइप से है, डायरेक्ट रखेंगे 6 3 9 हो जाएगा। इसमें रखेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसमें रखेंगे थोड़ा सा इसे छोटा होगा। तो वहां पे मान रखना है t का जहां आसानी हो, तो सबसे ज्यादा आसानी आपका 3 में होगा। तो मैंने इसलिए समीकरण 3 से लिखा है, s बराबर 3 और प्लस t के जगह हम 6 लिख दिए, 6 अभी तुरंत आया तो 6 3 9। यहाँ पर भी मैंने इसी तरह क्या है 10, s बराबर 9 और t बराबर 6। तो इस तरीके से आपका पहला और दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। आप इसे नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। यहाँ पे थोड़ा सा आपको साइड चमक रहा होगा, है ना, लाइट की थोड़ी सी व्यवस्था ये ऐसी है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए। आप इसे नोट कीजिए। हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो आइए हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमारा क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। आप यदि यहाँ थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों समीकरण एक ही है। यदि इसमें 3 से गुणा कर दिया जाए तो देखिए 3 3 9x माइनस 3y और 3 3 9, तो दोनों समीकरण एक ही है। तो एक ही जब समीकरण होता है तो उसके अनंत हल होते हैं, ये हम पहले से जानते हैं, 9 क्लास में ये भी हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए कि जब इसको प्रतिस्थापन विधि से जब हम हल करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। देखिए समीकरण प्रतिस्थापन विधि, एक से मान निकालना है, समीकरण कोई भी 1 या 2 से मान निकालना है और दूसरे में रखना है। समीकरण मैंने यहाँ पे 1 से मान निकाला, y बराबर क्या निकाला, y इधर कर ले 3 इधर कर ले, 3x माइनस 3 आ जाएगा, यह आया मान, इसको 3 रखा। अब y का मान मैंने 2 में रख दिया, है ना, 2 में रखने पर तो y यहाँ पे, इसके जगह मैंने ये मान पुट कर दिया, इसको सरल किया, 3 3 9x, 3 3 9 माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कट गया, दोनों साइड 9 9। इसके क्या मतलब हुआ कि दोनों समीकरण एक ही है, इसीलिए y बराबर 3x माइनस 3 में y का मान x पर निर्भर करेगा। y का मान जो भी है वो हमारा x पर निर्भर करेगा, अतः इसके अनंत हल होंगे। जब आश्रित हो जाते हैं तो क्या है, जब y का मान x पे आश्रित हो जाए तो उसके अनंत हल होंगे, ये आप जानते हैं। समझ गए, इसमें कोई मुझे लगता है कि समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल आपका है, पॉइंट में दिया गया, इससे घबराना नहीं है,
बच्चे पॉइंट देखकर घबरा जाते, क्या करें ना करें। ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद सब में एक अंक है, 0.2, 0.3, 1.3, 0.4, 0.5, 2.3। इसको यदि जरा 10 से गुना कर दीजिए समीकरण में, दोनों साइड जो काम करना है दोनों साइड करना है। समीकरण इसको भी 10 से गुना कर दिए, मैं दोनों समीकरण को 10 से गुना करने पर दोनों साइड गुना कर दिए, 10 से गुना करेंगे 20 होगा, एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 10 से गुना करेंगे कितना होगा 20, एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, ये 0 खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, सारे दशमलव गायब हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 4, 5, 23। अब मैंने इसको और इसको 1 और 2 माना। इसको इसलिए नहीं माना क्योंकि यहाँ से काम मेरा नहीं चलता, इसलिए हम 10 से गुणा करके इजी कर दिया। अब इजी हो गया तो सॉल्व कैसे करना ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, मैंने थ्योरी में बहुत डिटेल में बताया था। यदि आपने थ्योरी वाला वीडियो, इससे पहले वाला जो वीडियो है आपसे ज़रूर देखिए, और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, ऑनलाइन देखिए। डाउनलोड बाद में आप कर लीजिएगा वीडियो, है ना, कि हम डाउनलोड कर लेते हैं बाद में देखें। एक बार आप उसे पूरा देखिए, ऑनलाइन देखिए, उसके बाद आप इसको डाउनलोड करके सुरक्षित रख सकते हैं, है ना। तो देखिए, तो क्या है समीकरण मेरा, समीकरण 1 से यहाँ पे y का मान निकाला गया है, तो जिसका मान निकालना है उसको अकेला कर देना है। तो y का मान निकाल, y को अकेला करना, सबसे पहले 3x अकेला किए, ये y को उधर कर दिए, 2x को उधर कर दिए, फिर 3 को उधर ले गए, तो ये मेरा y का मान निकल गया, इसको 3 माना। अब y का मान क्या करेंगे हम, 1 से निकाले हैं तो 2 में रख देंगे, तो 1 से निकाले 2 में रखे, 2 में कहाँ y यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला मान सेट कर देंगे। तो देखिए y के जगह ये वाला मान सेट किया गया है, थोड़ा इसको सरल किया गया। देखिए हाँ, ये लाइन समझिए कैसे सरल किया गया, 12 यहाँ पे कैसे आया है ना। आप चाहें तो देखिए ये 3 ये पूरे में बटा है, याद रखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जोड़ और घटा, गुणा और भाग, चिन्ह में बहुत अंतर है भैया, बहुत, ये बच्चे लोग बहुत गलती करते हैं। माइनस और प्लस टर्म को अलग करता है, पद को अलग अलग करता है, लेकिन गुणा और भाग पद को जोड़ने का काम करता है। क्या मतलब इसका, जगह मैं यहीं समझा देता हूँ, इतने बड़े एरिया में। मैंने कहा कि टर्म जो हैं वो जोड़, टर्म पद को अलग अलग करता है, जैसे कि 2x प्लस 3y माइनस 1। तो इसमें कितने पद हैं, 1, 2, 3 पद हैं, इसमें एक प्लस एक माइनस है, तो प्लस माइनस दिया तो मैंने यहाँ पे ये 3 पद हो गए। अब इसके जगह आप यहाँ पे गुणा भाग भर दीजिए, गुणा और भाग, क्योंकि 1 से भाग देने पर असर नहीं पड़ेगा, इसके जगह हम संख्या 3 देते तब असर पड़ेगा। अब ये समूचा एक पद है ना, लॉजिक वाली बात। उस समय जब माइनस प्लस था तो 3 पद था, अब गुना भाग इसमें दे दिए हटाकर वो, अब ये एक पद हो गया। इसका मतलब क्या कि माइनस प्लस जो साइन है वो पदों को जोड़ता है, और माइनस प्लस को पद अलग अलग करता है। ये बहुत बारीक चीज़ है, आप इसे सोचिए और समझिए कि क्या चीज़ है, मैंने क्या कहा है, समझ गए ना। तो मैं मिटा रहा हूँ, तो प्लस माइनस पद को अलग करता है। तो यहाँ पर जो ये भाग हो रहा है 3 से इसमें, तो समूचा में भाग हो रहा है, और 5 यहाँ गुणा है, तो ये समूचा पद जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने ये बात बताई, है ना। यदि ये बटा यहीं तक रहता, सिर्फ इसमें भाग रहता, तब ये पूरा पद जुड़ा हुआ नहीं रहता, समझ गए ना। और ये 5 ब्रैकेट क्या करता है, ब्रैकेट भी पद को जोड़ता है। तो इस समीकरण को मैंने 3 से पूरे में गुणा कर दिया है, तो 4 तिया 12। अब जब यहाँ मैंने 3 से गुणा किया तो ये 3 और 3 कट जाएगा, और इधर 23 तिया 69, तो 5 इसको गुणा कर 3 तो कट जाएगा, तो 5 तो रहेगा, तो 13 × 5 = 65, और 5 दूना 10, 23 तिया 69। अब क्या किया मैंने, तो 10 और 12 मिलके हो गया -2 हो गया ये, और ये 69 और 65 उधर चलेगा, घट के हो गया 4। अब ये 2 से यहाँ भाग देंगे 4 में, तो हो गया 2। अब 2 x = 2 आया, 2 का मान आप 3 में रख दीजिए, 1, 2 में भी रख सकते हैं, ये बना हुआ मान है इसलिए हम उसी में रख दिए। तो 2 का मान यहाँ रखेंगे, 2 दूना 4, 13 में 4 जाएगा 9, 9 में भाग देंगे 3 से, तो 3 और 7। इस प्रकार 10 क्या हो जाएगा, x = 3 और y x = 2 और y = 3। तो इस प्रकार आपका पहला सवाल हो गया, दूसरा और तीसरा भी हो गया। आप इसे नोट कीजिए, चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो आइए देखते हैं हम लोग 5वां और 6ठा सवाल मैंने यहाँ बनाया। 5वां सवाल क्या है, 2x + 3y = 0 और 3x - 8y √8y = 0। इसे कैसे बनाएंगे, रूट देखकर घबराना नहीं है, किसी भी सवाल को देखकर घबराना नहीं है। आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कैसे बनाया मैंने। वही प्रोसेस, 1 से मान निकालिए, 2 में रखिए, फिर कैलकुलेशन करना है।
2 से मैंने मान निकाला, देखिए 2 से क्यों निकाला, माइनस था, इसको इधर कर दिया प्लस में मान निकालने के लिए मैंने 2 से, आप 1 से भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से मैंने निकाला, 8y बराबर ये इधर कर दिया, फिर पलट दिया तो 8y रूट 8y रूट 3x हो गया। तो y बराबर क्या आ गया, रूट 8 से भाग दिया, ये मेरा y निकल गया। अब ये मान एक में रख देंगे, एक में कहाँ पे, ये यहाँ पे y की जगह। तो देखिए 2x 3 के लिए 3 रूट 3 के लिए, और y की जगह ये मान पुट कर दिए, ये 0। अब देखिए दोनों में x था, यहाँ से हम कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, रूट 3, और ये रूट 3 हो गया, और ये 8। अब थोड़ा इसको सरल किया मैंने, आप चाहें तो यहीं से डायरेक्ट इधर भाग देते हैं, 0 में इतना से भाग दिए तो 0 कर सकते हैं आंसर, लेकिन हम सुविधा के लिए, समझने के लिए थोड़ा कैलकुलेट कर लिए, ये गुना ये कर दिए, लघुत्तम ऐसे ही लेते ना, जैसे कि 1 रहेगा यहाँ से, तो दोनों का एलसीएम इतना आएगा, फिर 1 से भाग देंगे तो ये होगा गुना, तो रूट 8 गुना रूट 2 क्या होगा, रूट 16 का वर्गमूल 4, तो मैंने 4 लिखा है यहाँ पे, और 3, तो ये हो जाएगा 7/√8। अब ये गुणा कर दिए इसमें और 7 से भाग दिए, ये बराबर क्या आ गया, 0, x बराबर आपका 0 हो गया। अब x यहाँ 0 रखेंगे, 3 से क्या होगा, y बराबर इतना 0 रखेंगे, तो ये भी इसको कर देगा 0। तो इस प्रकार क्या हो गया, सॉरी, तो आइए देखते हैं, थोड़ा कॉल आ गया था इसलिए असुविधा के लिए खेद है। हम देखते हैं, ये तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया था, है ना, ये y मेरा 0 आ गया। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर, मतलब क्या लिखना है, मतलब 10, इस सजावट में बता रहा हूँ, 10x बराबर 0 y बराबर 0, आप यहाँ पे इसके नीचे आप लिख सकते हैं, है ना, ये सजावट जरूरी है, मैथमेटिक्स में भी सजावट होती है। चलिए अब हम लोग छठे सवाल की ओर चलते हैं। छठा सवाल आपका ये दिया गया है, यहाँ पे किताब है ना आपके पास, किताब बिल्कुल सामने, जब भी आप वीडियो देखें तो किताब आपके पास बिल्कुल सामने होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं कभी कभी बोलता हूँ तो आप गौर करते होंगे, मैं जो बोलता हूँ वो गलत हो जाता है ना, मतलब जो बोलता हूँ लिखा कुछ और रहता है, बोल कुछ और देता हूँ, कभी बोल सही देता हूँ, लिख गलत देता हूँ, तो ये जनरली होते रहता है, नेचुरली मेरे साथ। तो इसलिए आपके पास किताब होनी चाहिए और आप बिल्कुल मिलान करें, है ना, थोड़ी बहुत स्लिप अप टंग हो जाती है। तो देखिए ये सवाल आपका दिया हुआ है, तो इसे सरल कैसे करें। अब बटे के रूप में बच्चे घबरा जाते हैं, भैया मैंने कहा था कि सवाल को देखकर घबराना नहीं, सोचना है कि नहीं। अब बात करते हैं पबजी गेम की। पबजी गेम में देखिए कितना दिमाग लगता है खेलने में, वहाँ तो बड़ी एकदम दिमाग घुसेड़ के एकदम सीखने के लिए तैयार है, और सीख भी जाता छोटा छोटा बच्चा, और अभी तक हम सीखे नहीं है पबजी गेम खेलने के लिए, तो शौक भी नहीं है सीखना, है ना। तो वहाँ पे कितना दिमाग है, पबजी खेलने में कितना दिमाग लगता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग, सवाल देखने के बाद दर्द उठ जाता दिमाग में कि ये बटे में भैया कैसे होगा। अब पबजी में देखिए धाए धाए गोली मारेगा। चलिए पबजी को हटाते हैं, तो बैन हो गया इंडिया में, फिर से चालू होने वाला है, देखिए क्या होता है। तो मैंने क्या किया सवाल में, दोनों समीकरणों को 6 से गुणा कर दिया। क्यों किया, क्योंकि 2 3 कैल्शियम 6 होता है, 3 2 कैल्शियम 6 होता है, यहाँ पर भी 6 है। 6 से दोनों समीकरण को गुणा कर दें LHS और RHS में, तो समीकरण मेरा सिंपल हो जाएगा। 6 से गुणा किए, देखिए यहाँ 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करें मतलब सारे टर्म में गुणा करना, 1 2 3 तीनों में गुणा कर, 6 से गुणा 2 से कट जाएगा 3 3 तिया 9x, 3 से कटेगा 2 बचेगा, 5 दूना 10y, और ये 12, ये हो जाएगा 2 बचेगा यहाँ पे 3 से कट के, तो 2x, और ये हो जाएगा मेरा 3y, और ये 6 कट जाएगा तो बचेगा 13। ये मेरा सिंपल समीकरण, इसको मैंने ऐसा कर दिया, सिंपल बन गया था, बिल्कुल बना लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने इसको इस तरीके से बनाया, क्या मैं यहाँ छोड़ दूँ, नहीं, समझा देता हूँ। समीकरण मैंने 3 से y का मान निकाला, समीकरण 3 से मैंने y का मान निकाला, इसको इधर किया, इसको इधर किया, तो 9x + 12 और 10 से फिर मैंने इधर भाग दीजिए, ये मैंने बटे कर, इसलिए ब्रैकेट। अच्छा एक मैं आपसे बात पूछता हूँ, यदि मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ तो क्या होता है, क्या सही है भैया, अनर्थ हो जाएगा। यदि ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा ना तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ क्या हो जाएगा, जैसे बच्चे टॉफी मांग रहे हैं और नहीं दे रहे हैं तो क्या करते हैं, घुलट घुलट के करने लगता है कि नहीं, तो उसी प्रकार ये अनर्थ हो जाएगा। मार्केट जाएं, अब बहुत सारा सब्जी खरीद लें, झोले नहीं लेके जाएं, अब पॉलीथीन ना दे सब्जी बेचने वाला, तो क्या होगा, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो वही बात, ये ब्रैकेट झोला वाला काम करता है, बांध के रखने वाला काम करता है, तो ये पूरे में भाग है 10 से। यदि ब्रैकेट नहीं देते भैया तो सिर्फ 12 में भाग लग जाता है, 9 में तो लगभग नहीं करता है, इसलिए ब्रैकेट देना महा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। चिन्ह में बहुत सारे बच्चे चिन्ह का ज्ञान ही नहीं होता है, कहाँ चिन्ह
कहीं चिन्ह माइनस, कहीं प्लस, कहीं या का चिन्ह छोड़ देता है, कहीं बराबर का चिन्ह छोड़ता है, सिर्फ सवाल बना देता है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है, तब आप बेहतरीन सीख पाएंगे। तो इसलिए यहाँ ब्रैकेट देना जरूरी है। तो ये हुआ आपका y का मान, 3 से निकाला तो 4 में रखेंगे, 4 में मैंने रख दिया y का मान, यहाँ पे है y, तो ये मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, रख दीजिए, ये हुआ। अब इस समीकरण में 10 से गुणा किया, क्यों बटे में 10 था, क्लियर। लघुत्तम लेने से ज़्यादा अच्छा है कि आप 10 से गुणा कर दीजिए। 10 से गुणा करेंगे 20, 10 से गुणा करेंगे कट जाएगा 10, 130, समझ गए ना। अब ये हो गया आपका 47, ये दोनों मिलके 36 उधर चल गया, घट गया 130 में, तो हो गया 94। अब 47 से 94 में भाग देंगे तो क्या 2, ये दोनों आप यहाँ मान रख दीजिए x के पास। देखिए 2 मान रखे हैं, 9 दूना 18, 12 हो गया आपका 30/10 बराबर 3। 10 पर इस प्रकार x बराबर 2 और y बराबर 3। इस प्रकार से आपका सवाल जो है 1 का 6 सवाल खत्म होता है। अब हम लोग चलेंगे तीसरे और चौथे सवाल की ओर। तो चलिए आप इसे नोट कीजिए। तो आइए देखते हैं हम लोग दूसरा सवाल और तीसरा का पहला सवाल। तीसरा का तो भाषा वाला है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। दूसरा क्या कहता है, 2 आपको समीकरण दिया गया है, एक और समीकरण y बराबर mx+3 दिया हुआ है और इसमें m का मान निकालना है। इस दोनों समीकरण से x y का मान निकालना है, फिर x y इस मान में इसमें रख देंगे तो हमें y का मान निकल जाएगा। तो x y कैसे निकालना है, प्रतिस्थापन विधि से आप जानते हैं, हम लोग वही पढ़ रहे हैं। तो समीकरण 2 से मैंने y का मान निकाला, तो y का मान देखिए 4y हो गया और ये 24 इधर कर लिया है ना। तो 24 इधर कर लिया, क्या होगा 2x प्लस 24 हो जाएगा, माइनस इधर प्लस हो गया। अब 2 मैंने कॉमन लिया तो ये 2 और ये 4 कटा दे, तो ये जो 2 कटा मैंने इधर ना लिख के डायरेक्ट इधर से ही भाग दे दिया। ये लाइन समझ में आ गई ना आपको। अब इस y का मान 1 में रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे y का मान, तो 2x 3 और y की जगह ये मान पुट किए। अब देखिए बटे में यहाँ 2 आ रहा है, तो 2 से दोनों साइड गुना कर दीजिए, 4 है, ये 3, ये तो कट ही जाएगा, तो 2 और जो गुना करेंगे वो कट जाएगा, और 3 दूना 3x 12 36, 11 दूना 22, क्योंकि 11 से। अब ये बात लिख भी सकते हैं कि समीकरण को 2 से दोनों साइड गुना करने पर आप लिख सकते, नहीं तो अंडरस्टूड है बात, है ना, समझ में आ जाता है क्या हो रहा है काम। अब ये 4 3 7 हो गया, 36 मैंने उधर कर दिया, तो 22 में 36 गया तो -14, अब 7 से भाग देंगे -14 में -2 आ गया। अब ये -2 को इसमें आप रख दीजिए तो आपको y का मान निकल जाएगा। तो -2 मैंने यहाँ पे रखा, तो -2 में 10 चला जाएगा, क्या 10 जुट जाएगा, क्या होगा 10 होगा, 10/2 5। इस प्रकार x बराबर -2, y बराबर और 5 आपका आ गया। अब यहाँ पे वो मान रख दीजिए। तो अब क्या क्या y बराबर mx+3 में y बराबर 5 और x बराबर -2 रखा, फिर इसको मैंने 3 इधर कर लिया, है ना, -2m हो गया। अब m बराबर क्या हो गया, -2 से इधर भाग दिया, 2/-2 बराबर 1, तो 10। इस प्रकार क्या होगा, x बराबर -2, y बराबर 5 और m बराबर -1। इस प्रकार से ये सवाल आपका कंप्लीट होता है। क्या करना था इसमें, इस दोनों को सरल करके x y का मान निकालना था, फिर इसमें रख देंगे x y का मान और हमें m मिल जाएगा, है ना। तो ये सवाल आपका दूसरा समाप्त होता है। अब है तीसरा, और तीसरे से जो भी सवाल है इसमें आगे 6 सवाल है, सारा भाषा वाला सवाल, लैंग्वेज वाला सवाल है, बहुत ही बेहतरीन है और सभी को प्रतिस्थापन विधि से सरल करना है, इसमें लिखा गया है ना। जितने भी सारे समीकरण बनाए हल, उनको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो मैंने तीसरा का पहला सवाल यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको बताना था कि ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अभी, इसका जो इस अध्याय का जो 2 सवाल है, एक का पहला दूसरा, है ना, वो किसी दूसरे दिन मैंने शायद रिकॉर्ड किया था, और ये जो भी रिकॉर्ड हो रहा है दूसरा, पहला का दूसरा और तीसरा चौथा पांचवा जो भी सवाल है, दूसरा से लेकर तीसरा तक के बाद से जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये मेरे अपने फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है। मेरा फ़ोन में प्रॉब्लम आ गई थी तो नया फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप बताएंगे कि क्या वीडियो की क्वालिटी अच्छी आ रही है और साउंड की क्वालिटी कैसी है ना। अब चूँकि रिकॉर्ड करने में जो प्रॉब्लम आ रही थी, अब वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको टाइम टू टाइम वीडियो दें, और थोड़ी समस्या चल रही थी इसलिए वीडियो नहीं दे पा रहे थे, थोड़ा लेट हुआ, है ना, कोई बात नहीं है, लेट हो जाता है कभी कभी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द वीडियो दें और तेज़ी से चैप्टर को ख़त्म करें, ठीक है। तो ये वीडियो का जो रिकॉर्ड हो रहा है ये मेरे अपने फ़ोन से हो रहा है और ये इधर ही डिलीवर हुआ है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि 2 संख्याओं का योग जो है वो अंतर, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो संख्या याद कीजिए। ऐसे सवालों में सीधा फंडा क्या, जो चीज़ आपको कहता है, जो चीज़ आपको उससे मांगता है वो आप मान लीजिए। संख्याएं मान रहा था ना,
संख्याएं खोज रहा था आंसर, तो मैंने संख्याएं मान लिया, माना पहली संख्या x दूसरी y मान लिया। तो अंतर क्या कह रहा था, अंतर, तो मैंने अंतर कर दिया। आप एक बात यहाँ और नोटिस लिख सकते हैं कि x बड़ी है और y छोटी है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। तो x बड़ा हो गया पहली, यदि मैंने घटा दिया x में y 26 लिख दिया, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि x बड़ा है, ठीक है। x में y घटा दिया 26 हो गया। दूसरा कहता है कि पहली जो संख्या है ना वो दूसरी से, पहली जो संख्या वो दूसरी से 3 गुनी है। देखिए दूसरी से 3 गुनी है, पहली संख्या ऐसे भी बड़ा है, तो ये दूसरी से 3 गुनी है कि नहीं, x y में 3 गुना तब बराबर हुआ। अब देखिए ये बिल्कुल बना बनाया सवाल है, x बराबर डायरेक्ट दिया y, तो मैंने समीकरण 2 से डायरेक्ट x का मान इसमें रख दिया। अब समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर, आपको यहाँ पे नहीं दिखता होगा शायद, चमकता है शायद, मैंने देखा उधर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है समीकरण 1 से x का मान 1 में रखने पर, है ना, आप यहाँ पे देख लीजिए, रखने पर थोड़ा सा चमकता है वीडियो में लाइट की वजह से। तो यहाँ पे रख देती है, क्या हुआ 3y माइनस वाई बराबर 26 हो गया। अब 2y बराबर हो गया 26, भाग दिए तो 13 आ गया। 13 मान आप यहाँ रख देंगे तो x आपका 39 आ जाएगा। इस प्रकार x बराबर 39 और y बराबर 13। ये देखिए मैंने वेरीफाई किया, क्या पहला क्या कंडीशन करता था, यदि उसको घटाते तो 26 आता है। देखिए 39 में 13 घटाइए 26 आता है कि नहीं, और 13 या 39 होता है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 1 आपका समाप्त होता है। आप इसे नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग तीसरा का दूसरा और तीसरा सवाल क्या है। पहला कहता है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण क्या आपको पता है क्या है? चलिए नहीं पता है तो कोई बात नहीं। संपूरक वे कोण होते हैं वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, वैसा दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वो संपूरक कोण कहलाता है। जैसे यदि हम एक 100 डिग्री लें तो दूसरा क्या होगा 80 डिग्री। यदि पहला हम 40 डिग्री लें, दूसरा क्या होगा हमारा संपूरक कोण 140 डिग्री। मतलब दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, समझ गए ना, उसी को बोलते हैं संपूरक कोण। एक होता है पूरक, यदि दो कोणों का योग 90 हो तो उसको बोलते हैं पूरक। तो माना कि बड़ा कोण x छोटा कोण y है, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, दोनों कोण को यदि जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा, क्योंकि संपूरक है तो दोनों को जोड़ देंगे 180। दूसरा कंडीशन कहता है यहाँ पे कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़े में छोटा घटा दे तो 18 आएगा, क्योंकि 18 अधिक है ये, इसलिए 18 आएगा। तो ये हो गया आपका समीकरण 1 और समीकरण 2। और यदि आपको समीकरण मिल गया तो कैसे सॉल्व करना है आप बिल्कुल अच्छे से सीख गए हैं। बस समीकरण मैंने 2 से मान निकाला y का, ये मान इधर किया, ये हो गया। अब 2 का मान इसमें रख दिए y की जगह, तो y की जगह देखिए मैंने ये रखा 2x हो गया, 180 में इधर 1 किए 198, 2 से भाग दिए 99। अब 99 मान आप यहाँ रख दीजिए, घटा दीजिए 18, 99 में 18 घटा देंगे तो 81। इस प्रकार आपका पहला जो संपूरक कोण है वो हो गया 99 और दूसरा हो गया आपका 81। आप इस दोनों को जोड़ दीजिए, 180 पूरता है कि नहीं, अब फिर घटा दीजिए तो इसमें आपका 18 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका तीसरा सवाल समाप्त होता है। यहाँ पे सीखने योग्य क्या बात था कि संपूरक कोण किसे कहते हैं, वैसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल की ओर। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा और 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा, तो प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है आपका। तो मैंने कहा था ना कैसे बनेगा, भाषा वाला सवाल कैसे बनता है, जो पूछता है वही मान लीजिए। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है हमें बल्ला का दाम और गेंद का दाम। तो एक बल्ला का मैंने मान लिया x और गेंद का मान लिया y। माना एक बल्ले का मूल्य x और गेंद का y, तो मान लीजिए एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो 6 बल्ले का मूल्य कितना रुपया 6x, गुना कर देंगे। एक कलम का दाम 5 रुपया तो 10 तो 50 रुपया। तो 7 बल्ला और 6 गेंद कितना में ले रहा है 3800 रुपये में। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा कंडीशन ये कहता है कि 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपये में। तो ये आपका समीकरण बन गया, और समीकरण बन गया तो आप सॉल्व करना जानते हैं। मैंने 1 से मान निकाल लिया y का, इतना आया है ना, y का मान 7x उधर करेंगे 6 से भाग देंगे 3 आया। ब्रैकेट देना यहाँ पे जरूरी है। देखिए ये सवाल मैंने यहाँ बनाया, उसके बाद हमें सवाल यहाँ पे बनाना चाहिए था इधर, मतलब सजावट की हम बात कर रहे हैं। देखिए मैंने ये चीज़ इधर लिखा, फिर ये चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है ना, तो आप देख रहे हैं ना थोड़ी सजावट इसमें नहीं है, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है इसलिए सजावट नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सजावट होती है। आप एक सीध में लिखिए सब चीज़ों को, तब देखिए किस तरह खूबसूरत होगा, है ना। अब घर में है कॉपी, हम
किचन रूम में रख दें, है ना, पलंग पर जूता रख दें, अलमारी पे कुछ खाना रख दें, तो कैसा लगेगा घर देखने में। तो हर जगह सजावट होती है, हमारी मैथमेटिक्स में भी सजावट होती है, इसलिए लाइन बाय लाइन आपको लिखना है कि नहीं। आप यहाँ पे लिख दीजिए इस प्रकार। जब मैंने सॉल्व किया इसे तो x बराबर मेरा आया 500 और y बराबर आया मेरा 50 रुपये। मेरी जगह की कमी के कारण मैं सजावट आपको नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में भी सजावट होती है, आप सजा कर लिखिए, है ना। तो ये आपका हो गया सवाल सॉल्व। इस तरीके से आपका तीसरा का दूसरा और तीसरा का तीसरा सवाल आपका समाप्त हुआ। अब इसमें सिर्फ 3 सवाल है, आप इसे नोट कीजिए। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। तो ये दोस्तों देखते हैं हम लोग तीसरा का चौथा और पांचवा सवाल। तीसरा क्या कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े का एक नियत भाड़े के अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा लगता है। प्रति किलोमीटर चली गई दूरी का भाड़ा लगता है। यदि कोई 10 किलोमीटर जाता है तो उसे 105 रुपया देना पड़ता है, और यदि कोई 15 किलोमीटर जा रहा है तो उसे 155 रुपया देना पड़ रहा है। तो कह रहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो ज्ञात कीजिए, और यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है तो उसका क्या भाड़ा होगा। इसका क्या मतलब समझिए। नियत भाड़ा का मतलब है आप 1 किलोमीटर जाइए, 5 किलोमीटर जाइए, 100 किलोमीटर जाइए या 500 किलोमीटर जाइए, आपको नियत भाड़ा जो फिक्स है वो देना ही पड़ेगा। उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का एक्स्ट्रा भाड़ा है। समझ रहे हैं चीज़ों को। जैसे आप 10 किलोमीटर गए तो यदि 20 रुपया फिक्स है, मतलब मतलब समझ लेना कि एक इस तरह का मार्केट में कभी कभी ऐसा दुकान होता है कि आप यदि उस दुकान में एंट्री मार दिए ना तो आपको कुछ ना कुछ खरीदना ही पड़ेगा, बिना खरीदे आप निकल नहीं सकते, ऐसा नियम होता है। तो ये क्या वो फिक्स है उसका कि जब तक तो यहाँ नियत का मतलब होता है कि आप गाड़ी पे यदि बैठ गए तो आपको वो भाड़ा देना ही पड़ेगा, है ना। उसके बाद प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको भाड़ा देना है। तो यहाँ पर मैंने नियत भाड़ा को x और प्रति किलोमीटर भाड़ा को y मान लिया है। तो नियत भाड़ा तो सबको देना पड़ेगा, और उसके बाद प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर का y तो 10 किलोमीटर का 10y, तो 10y ये 105 हो गया। और कोई 15 किलोमीटर जाता है तो उसको x देना पड़ेगा, और 15 किलोमीटर का 15y देना पड़ेगा, और उसको 155 रुपये पे करता है। तो 2 समीकरण ये हो गया। और जो 25 किलोमीटर जाएगा उसको क्या देना पड़ेगा, नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर का भाड़ा। तो इस तरीके से ये आपका ये मान निकालना है, और वो भी x और y निकालना है। तो कैसे करेंगे, समीकरण निकल गया। मेन तो भाषा वाला में क्या है, समीकरण समझना है। आप प्रतिस्थापन विधि से सरल करना जानते हैं बिल्कुल अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 से मैंने x का मान निकाला, ये उधर कर दिया। x का मान अब 2 में रखा, है ना, 2 में रखा x की जगह, ये मान मैंने यहाँ पे रखा, बस इसे सरल किया, और y बराबर मेरा 10 आ गया। यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है मेरा 10 रुपया। अब ये 10 यहाँ पे रख दीजिए, तो 10 दाई 100, 105 में मेरा 10 चला गया, तो 105 में 100 चला गया तो मेरा 5 आया। x बराबर 5, y बराबर 10। इसका मतलब नियत भाड़ा, आप गाड़ी में बैठे तो आपको 5 रुपया देना ही पड़ेगा, चाहे आप 10 मीटर क्यों ना जाए, है ना, वो नियत भाड़ा है। आप बैठ गए तो देना पड़ेगा। अब 25 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, x प्लस 25y, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 10, तो ये हो गया 250 और जोड़ 5, यानी कि 255 रुपया आपको देना पड़ेगा। इस प्रकार x जो नियत भाड़ा है 5 रुपया, प्रति किलोमीटर भाड़ा y 10 रुपया, और 25 किलोमीटर का भाड़ा है 255 रुपया। तो इस प्रकार से आपका चौथा सवाल इस तरीके से बना। तो आइए देखते हैं पांचवा सवाल। ये क्या कहता है, एक भिन्न है जिसमें अंश और हर में 2 जोड़ देने से वो 9/11 हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो आपका 5/6। आपको दिख रहा है कि नहीं, जहाँ नहीं दिखा मैं उसे बोल दूंगा। यहाँ इस एरिया में थोड़ा सा नहीं दिखता होगा, लाइट से चमक रही है थोड़ी सी, तो मैं उस एरिया में बता दूंगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएं, मानना क्या, आपको पूछ क्या रहा है, आपको भिन्न पूछ रहा है, तो भिन्न को ही मान लेते हैं ना। तो भिन्न में अंश बटे हर होते हैं, तो मैंने अंश हर को अलग अलग ना करके डायरेक्ट भिन्न मान लिया, माना कि भिन्न x बटे y है, यानी x आपका अंश है, y आपका हर है। तो अंश में 2 जोड़े, हर में भी 2 जोड़े, ये बन गया 9/11। ये तो कहता है पहला कंडीशन। दूसरा, अंश में 3 जोड़े, हर में भी 3 जोड़े, वो बन गया 5/6। अब इस दोनों समीकरण को अलग अलग मैंने हर किया है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, ऐसे और ऐसे गुणा होता है,
यहाँ पर भी उसी तरीके से गुणा होगा, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। 11 गुना एक्स, 11x, 11 दूना 22, 9 वाई और 9 दूना 18, वाई इधर कर लिए, 22 उधर कर लिए, तो ये हो गया आपका -4, ये हो गया 18 22। अब देखिए यहाँ से ये क्या किया मैंने, y का मान निकाल लिया, क्योंकि y को अकेला कर रहा था, ये x या y, तो मैंने अब इसको इधर किया और 4 इधर कर दिया, तो क्या हो गया, ये -4 आता है यहाँ पे, तो -4 इधर हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, +4 में थोड़ा सा मैंने एक लाइन छड़प गया, जगह मेरे पास कमी हुई इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो आप इस लाइन से इस लाइन समझिए, है ना, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इधर किए, ये इधर कर दिए, तो 11x + 4 और 9 से भाग दिए। अब ये मान, अब इसको मैंने सरल किया, तो ये हो गया आपका 6x + 18 और +5 से गुना होगा 5y और +15। यहाँ पे लिखा है मैंने 5y + 15। मैं देख लेता हूँ कितना आपको दिख रहा है। हाँ, अभी तो बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे अब टच नहीं करता हूँ, वो आपको सही से दिखेगा। अब मैंने 6x और 5y इधर कर लिया, 18 उधर कर लिया, तो -3 ये 2 कर लिया, ठीक है। अब ये y, चूंकि इसको निकालते समय मैंने y कर लिया, तो y का मान यहाँ पे 2 में रख दिया, 2 में रख के यहाँ पे देखिए मैंने सरल किया है, तो ये x = 7 आया। अब 7 का मान आप इसमें रख दीजिए, अगर 70 और 4 81 में 9 से भाग देंगे तो 9 आएगा, इस प्रक्रिया से यहाँ पे, समझ गए ना। तो इस तरीके से आपका ये सवाल बनता है। अभिष्ट भिन्न क्या हो गया, x × y = 7/9, ये होगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आपका तीसरा का चौथा और 5वां सवाल समाप्त होता है, और हम लोग चलेंगे इस अध्याय के सबसे लास्ट और अंतिम प्रश्न। आप मुझे बताएं कि कैसी, कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रही है। यदि समझ में नहीं आ रही है तो आप उसे कमेंट में जरूर बताएंगे, है ना। चलते, आप इसे नोट कीजिए, चलते हम लोग अगले सवाल की ओर। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इस अध्याय का आखिरी सवाल क्या कहता है कि जैकब, ये मैं पढ़ रहा हूँ, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। पूछ रहा है वर्तमान आयु, समझने वाले बात, वर्तमान जो ये पूछ रहा है वही मान लेना है। तो माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की आयु y वर्ष है, वर्तमान आयु मैंने मान लिया, ठीक है। अब प्रश्न से क्या कहता है कि पहला कंडीशन कहता है 5 वर्ष बाद, तो अभी है जो 5 वर्ष के बाद, तो अभी में 5 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष के बाद होगा कि नहीं। तो जैकब ये है, उसका पुत्र ये है, तो 5 वर्ष बाद दोनों साइड क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। अभी आपकी उम्र मान लीजिए कि 16 साल है, 5 वर्ष क्या होगा, 5 वर्ष बाद 21, कैसे जाने, 16 में 5 जोड़ दिए तो वर्तमान में 5 जोड़ दिए, है ना। तो यहाँ पे 5 वर्ष बाद क्या होता है, जैकब की आयु जो है अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है, अपने पुत्र की आयु से 3। तो ये तो पिता है, ये तो बड़ा होगा, तो गुना इधर पुत्र में करना पड़ेगा, है ना, उल्टा नहीं गुना कर देना है। ये जो है जैकब अपने पुत्र से 3 गुना होता है, तो देखिए पहला समीकरण ये हो गया। ये कैसे लिखा, समझ गए ना। दूसरा क्या कहता है कि 5 वर्ष पहले, तो दोनों में 5 वर्ष पहले कर दिए, 5 वर्ष घटा दिए, पहले का मतलब घटा दिए। जैकब अपने पुत्र का 7 गुना था, ये जो था इससे 7 गुना था, 7 गुना कर दिए। तो देखिए यहाँ पे कहाँ था, ये वाला, यहाँ पे ये हो गया। अब इसको सरल करके मैंने क्या किया, x = ऐसा मान निकाल लिया। क्यों, चूंकि x का मान डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे। अब क्या x y को उधर करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चला जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट सेपरेट ही कर लिया कि x = इतना, y = इतना। अब x का मान इसको मैंने 2 मान लिया, इसको 1 मान लिया। अब तुरंत x का मान 1 में रखने पर यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे x का मान पुट कर दीजिए। तो जैसे ही मान पुट करेंगे x बराबर, तो 7y - 30 = 3y + 10, तो ये हो गया आपका 4y, और 30 उधर चला गया, 10 ये 40 हो गया, 40 में 4 से भाग देंगे तो 10। अब 10 का मान यहाँ पे रख दीजिए, 2 7 70, अब में 30 चला जाएगा तो आ जाएगा 40। इस प्रकार जैकब की आयु जो x है 40 वर्ष हो गया, और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई क्या, पहला कंडीशन कहता है कि 5 वर्ष बाद, इसको कर दीजिए तो 5 वर्ष बाद ये हो गया 45, इसको कर दीजिए तो 5 वर्ष बाद ये 15 हो गया। क्या ये इससे 3 गुना है कि नहीं, हुआ कि नहीं। अब 5 वर्ष पहले ये हो जाएगा 35 वर्ष, और ये हो जाएगा 5 वर्ष। देखिए 7 गुना है कि नहीं, 7 × 5 = 35। तो इस तरीके से आपका सवाल समाप्त होता है, ये ऐसे बना, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को समझे होंगे, और ये आपका अध्याय यहाँ समाप्त होता है। और अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा विलोपन विधि। तो बस आपसे ये निवेदन कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें,
चैनल को लाइक करें, है ना, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को पूरा वॉच करें, ऑनलाइन वॉच करें। आप एक बार जरूर ऑनलाइन वॉच करें, उसके बाद इसे आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा आप ऑनलाइन देखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन एक बार ऑनलाइन कम से कम जरूर देखें। तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, आपको वीडियो फ्री मिलेगी, है ना। अब रिकॉर्डिंग की भी प्रॉब्लम नहीं है, अपनी है, रिकॉर्डिंग भी आराम से होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।